यो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो विंग्स 4 के एपिसोड नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। वेल आई एम लेट क्योंकि अभी सोलो विंग्स वीडियो डाले काफी समय हो गया, मतलब कि 1 या 2 वीक्स पहले मैंने वीडियो डाली थी। तो इस वाली वीडियो में मैं सोलो विंग्स को पूरा ही कवर कर दूंगा। टू बी एग्जैक्ट पूरा नहीं, क्योंकि सोलो विंग्स खत्म हो चुका है, लेकिन इसका ही सेकंड पार्ट जो कि है सोलो लिविंग रैग्नारॉक, उसको भी हम इस चैनल पे कवर करेंगे। वीडियो की लास्ट में तुम्हें सोलो लिविंग रैग्नारॉक के बारे में कुछ बताऊंगा, क्या अगर उसमें कैरेक्टर का पावर लेवल या फिर ये सब कैसे है, इस बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो उससे पहले लास्ट एपिसोड का एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में लोगों ने देखा था जिन्हों और चाहिन का एक बच्चा हो चुका है जिनका नाम सुहू है, और सुहू यहाँ पर बचपन से काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास भी डार्कनेस की पावर है, और इसी वजह से उसके पास कोई भी बच्चा नहीं आता है। इन सेंस ऑफ बच्चे यहाँ पर डार्कनेस को सेंस कर सकते हैं। तो जिन्हों यहाँ पर सुहू के फ्यूचर के लिए उसकी पावर्स को सील कर देता है। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि चेयरमैन गोगुनी जो कि यहाँ पर मरने वाले होते हैं, जिनको उनके पास आता है और होली वाटर ऑफ लाइट ऑफर करता है, बट चेयरमैन यहाँ पर मना कर देते हैं और उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि सुहू यहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी क्लास में एक गेट ओपन होता है। जिन्हों यहाँ पर उस गेट के अंदर जाता है और यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है, और उसके सामने यहाँ पर सिस्टम का विंडो ओपन होता है। इसके बाद हम देखते हैं सुहू यहाँ पर एक बॉस रूम के गेट के पास आ जाता है, और जैसे ही सुहू उस गेट को खोलता है वहाँ पर होता है इग्रिस। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू कुछ कर पाता है, इससे पहले इग्रिस उसके ऊपर अटैक कर देता है। सुहू को यहाँ पर इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, वो यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर मूव करने की जरूरत है, लेकिन तभी इग्रिस उसके सामने आता है और उसको स्लैश कर देता है। सुहू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है वो पूरा तरीके से डर चुका होता है। सुहू यहाँ पर उठता है और कहता है आखिर ये क्या था, मैं जिंदा कैसे हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लगता है कि मेरे को दोबारा से उस पाथ को रिपीट करना होगा। इन तीनों मशालों में से एक मशाल बुझ चुकी है। मैं श्योर हूँ जब मैं यहाँ पर आया था तब ये तीनों मशालें जल रही थी। क्या एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और सिंस कि मैं लेवल अप कर चुका हूँ तो मेरे को यहाँ पर अपने वेपन्स को भी चेंज कर लेना चाहिए, और ये अच्छा रहेगा अगर मैं अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहूँ। मैं इस बारे में अभी तक नहीं जानता कि अगर वो तीनों टॉर्चेस बुझ गई तो आखिर क्या होगा। हम देखते हैं कि सुहू दोबारा से इस पाथ को फॉलो करता है, वो दोबारा से इग्रिस फाइट करता है, लेकिन वो हार जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉर्च जल रही है, और ये टॉर्च यहाँ पर सुहू की लाइफ को रिसेंबल करती है, मतलब की एक जिंदगी। और ये देखने के बाद यहाँ पर सुहू भी थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वो कहता है वो डार्क नाइट काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या हम दोनों की पावर के बीच में जो गैप है वो काफी बड़ा नहीं? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसको कभी नहीं हरा पाऊंगा। वेट, ये तो शायद वही वेपन है जो कि वो यूज कर रहा है। वो यहाँ पर मेरे लिए रियल डील है, इसका मतलब कि वो मेरे से यहाँ पर ऊपर लेवल पर है। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि उसको फेस करने से पहले मेरे को अपना लेवल और बढ़ाना होगा, और मेरे को इस बार काफी केयरफुल रहना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू ने यहाँ पर काफी सारे वेपन्स को अपने ऊपर लगा लिया होता है। लौंडा यहाँ पर पूरी तरीके से वेपन्स की चलती फिरती दुकान बन चुका है, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्टोन टैचूज भी आ जाते हैं। सुहू भी इनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है हम लोग दोबारा मिल गए, क्या तुम इसे नहीं थकते हो? सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है ये स्टैचूज यहाँ पर बार बार आए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लोग यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर्स में रीजनरेट हो सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर 3 बड़े स्टैचूज को मारकर अपना 3 लेवल अप कर लेता है, लेकिन तभी एक स्टैचू यहाँ पर सुहू के ऊपर अपनी एरो से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले वो अटैक कर पाए सुहू उसके पीछे आता है और उसको काफी तगड़ा पंच मारता है, और इससे सुहू का काफी लेवल अप हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है कि प्लेयर ने रिक्वायरमेंट लेवल को रीच कर लिया है, और अब यहाँ पर सुहू के सामने जॉब चेंज क्वेस्ट आता है। विंडो कहता है क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे या फिर डिक्लाइन करना चाहोगे, और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू के सामने यहाँ पर 2 गेट्स भी ओपन हो जाते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होगा, और जितनी देर तक तुम जिंदा रहोगे उतनी देर तक तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, और ये पॉइंट तुम्हारी मदद करेंगे हायर क्लास में अपग्रेड होने के लिए। गुड लक। और हम यहाँ पर देखते हैं इन गेट्स के अंदर से आते हैं सोल्जर्स, और ये देखने के बाद सुहू यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो कहता है मैं यहाँ पर एक क्लॉक का इस्तेमाल करने का ही सोच रहा था, ये परफेक्ट है। हम यहाँ पर देखते हैं एक मैजिशियन यहाँ पर सुहू के ऊपर फायर का अटैक करता है, लेकिन सुहू यहाँ पर इस अटैक को डॉज कर लेता है, और तब यहाँ पर ये काफी सारे मैजिशियंस एक काफी तगड़े अटैक को प्रिपेयर करते हैं। सुहू ये देखने के बाद ये काफी शॉक हो जाता है, और तब वो लोग यहाँ पर सुहू के ऊपर अपना अटैक लैंड करते हैं। सुहू अपनी शील्ड से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी मैजिशियन यहाँ पर एक समिंग रिचुअल करने लगते हैं। सुहू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा स्टोन स्टैचू आ जाता है। सुहू देखने के बाद कहता है मेरे को तुम्हारी अब और जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पर अपनी शील्ड को फेंक देता है और एक ही बारी में इस स्टोन स्टैचू को खत्म कर देता है। लेकिन तभी सुहू अपनी स्वॉर्ड को भी फेंकता और कहता है मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन तभी सुहू यहाँ पर अपने दूसरे वेपन जो कि एक बो होता है उससे एक स्टोन स्टैचू को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने डैगर्स को निकालता है और इस स्टोन स्टैचू को काटने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है मुझे अब किसी वेपन की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल एक मैन को उसके हाथों की जरूरत होती है। और सुहू ने यहाँ पर सभी स्टोन स्टैचू को खत्म कर दिया है, और इससे सुहू का लेवल 2 अप हो जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है कि आपने इतने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है कि आपको एक हाई रैंकिंग जॉब एक्वायर हो सकती है, और प्लेयर की अचीवमेंट को एनालाइज किया जाएगा ताकि उसके हिसाब से उसको एक अच्छी जॉब दी जा सके। तुम्हारी टेंसिटी तुम्हें सभी डिफिकल्टी से बचा लेती है, तुम यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरते हो और अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हो। योर जॉब इज फाइटर, तुम्हारी जॉब डिसाइड कर दी गई है। तुम्हारा प्ले टाइम उससे ज्यादा चला जितना कि एक्सपेक्ट किया था, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे, और तुम्हारी जो अभी रिमेनिंग हेल्थ है उसको 50% बढ़ा दिया जाएगा। तुमने यहाँ पर अपने सारे एनिमीज को हरा दिया है, और इसका भी तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, और तुम्हारे टोटल प्रमोशन पॉइंट्स ने तुम्हारे अचीवमेंट पॉइंट्स को पीछे छोड़ दिया है, और अब तुम्हारी जॉब फाइटर से चेंज करके सोल स्ट्राइकर बदली जा रही है। सुहू कहता है ये अभी भी काफी नहीं है, उस
बॉस को हराने के लिए मुझे और भी ताकतवर होना होगा। लेकिन तभी सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए ये सोल्जर्स वापस से रीजनरेट हो जाएंगे और लेवल अप होने की वजह से सू को यहाँ पर वार्डन नेकलेस, हाई रैंकिंग मेज रिंग और स्कॉर्चिंग गॉन्टलेट्स मिले हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर एक और बार इग्रिस के रूम में आ चुका है। लेकिन इस बार बात अलग है, सू यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर होकर आया है। सू कहता है मैंने तुम्हें काफी इंतजार कराया है ना, अब मेरी बारी है तुम्हें हराने की। हम यहाँ पर देखते हैं सू का लेवल नंबर 70 हो चुका है। वेल यार जिन्वू को 70 लेवल तक पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे, बट यार सू के अंदर है जिन्वू का खून, मतलब कि नेचुरल टैलेंट कह सकते हो तुम। हम यहाँ पर देखते हैं कि इग्रिस भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी इग्रिस अपने शॉट से एक काफी तगड़ा लाइटनिंग का हमला सू की तरफ करता है। लेकिन इस बार सू इस अटैक को साफ साफ देख पा रहा होता है और वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। इन लोगों के बीच में काफी तेजी से फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर सू और इग्रिस निकलते हैं, जहाँ पर इग्रिस यहाँ पर अपने शॉट से अटैक कर रहा होता है, लेकिन सू अभी भी इग्रिस के अटैक को डॉज ही कर रहा है। सू कहता है ये अभी भी काफी नहीं है, मेरे को और तेज मूव करना होगा। लेकिन तभी इग्रिस यहाँ पर अपनी शॉट से सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को सू अपने गाउंटलेट से ब्लॉक करता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी दूर जाके गिरता है। वेल सू यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है और इग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फाइट के बीच में इग्रिस यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है हमारे लिटिल मोनार्क अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हैं, इसके बावजूद भी वो भी इतने ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सू तो यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रहा होता है और सोच रहा होता है नाउ देन, अब जब मैं लेवल अप करने के बाद इसे फाइट कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ डार्क नाइट मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर उन नाइट से कंपेयर किया जाए जो कि रीजनरेट कर पा रहे थे तो इसकी एबिलिटी एक होल अनदर लेवल पर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मैं भी हूँ। मैं ये नहीं जानता कि इस गेम के रूल क्या है, लेकिन जब मैं लेवल 1 पे था तो मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टैट्स दिए गए थे और इसी वजह से मैं उन हाई लेवल नाइट्स को हरा पाया था। और जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ मेरे स्टैट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए जो एक्स्ट्रा स्टैट्स मैंने गेन किए हैं, मेरा करंट लेवल 70 नहीं है, मोर लाइक वो अभी 110 है। और ये कहते के साथ ही सू यहाँ पर एक काफी तगड़ा मंच मार के इग्रिस को जमीन में गाड़ देता है। सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है मोनार्क ऑफ शैडो के इनहेरिटेंस होने की वजह से आपकी सभी एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सू के पंच से यहाँ पर इग्रिस काफी दूर आके गिरा होता है, लेकिन तभी सू काफी तेजी से एक और पंच इग्रिस को मार देता है। और यार ये पंच यहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। इग्रिस यहाँ पर काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन तभी सू दोबारा उसके आगे आता है और एक और पंच मारता है, जिससे कि अब इग्रिस का आर्मर यहाँ पर टूटने लगता है। इग्रिस सोच रहा होता है हमारे लिटिल मोनार्क के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है, हमारे किंग का सन होने की वजह से, जो कि अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स में से एक बने हैं। और वो एक ऐसे रैंक हंटर थे जो कि हिस्ट्री में कोई पैदा नहीं हुआ। और अभी हमारे लिटिल किंग के पास काफी ज्यादा माना और टैलेंट है, लेकिन वो नहीं जानते कि आखिर उस पावर को इस्तेमाल कैसे करना है। मैं भी भरोसा नहीं कर पा रहा वो अभी भी इस लेवल पे फाइट कर पा रहे हैं। लिटिल मोनार्क आपने मुझे हरा दिया। और जी के साथ एक ही पंच में इग्रिस के यहाँ पर टुकड़े हो जाते हैं। वेल ऑफ कोर्स इग्रिस यहाँ पर मरा नहीं है, इसको तुम एक गेम का पार्ट समझ सकते हो। हम यहाँ पर देखते हैं इग्रिस को हराने के बाद सू यहाँ पर पागलों की तरह खुश हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है मैं जीत गया। सू का यहाँ पर 6 लेवल अप होता है, लेकिन तभी सू यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके पीछे यहाँ पर एक गेट ओपन होता है। क्या इस गेट से मैं जा सकता हूँ? सू यहाँ पर गेट से पास आउट होता है, लेकिन वो यहाँ पर सोच रहा होता है मेरे को तो यहाँ पर अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया। हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर डीमन कासल में आ चुका होता है और उसके सामने यहाँ पर ये 3 सर वाला कुत्ता होता है। वेल तुम्हें याद होगा इस 3 सर वाले कुत्ते ने जिन्वू की क्या हालत करी थी। लाइक इस कुत्ते ने जिन्वू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सू यहाँ पे इस डॉग को देखता है और इस डॉग के यहाँ पर पसीना आने लगते हैं। सू कहता है मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, शायद से ये कोई बेकार सा सड़ा हुआ स्टैचू है। और अब सू यहाँ पर फाइनली डीमन कासल के गेट के पास आ जाता है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है अगर मैंने इस गेट को नहीं खोला तब भी कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ पर देखते हैं इस गेट के पीछे यहाँ पर एक जलती हुई सिटी होती है और यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। सू यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, लेकिन पलक झपकाते सू यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है हाँ आखिर ये क्या हो रहा है। अभी सू यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को एकदम कीड़े की तरह मार रहा होता है, लेकिन तभी सू यहाँ पर इस लेवल के बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। सू यहाँ पर इस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर से वीक क्यों है। अभी तक सारे फ्लोर्स के बॉस को हराने के लिए मेरे एक ही पंच काफी था। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। क्या डार्क नाइट को हराते समय मेरा लेवल को ज्यादा ही बढ़ गया। अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह यहाँ पर काफी बड़ी लगती है, लेकिन अगर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाए तो मेरे को सभी फ्लोर्स को खत्म करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर बिजली की रफ्तार से काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर कर देता है और अब वो यहाँ पर 100 फ्लोर पे पहुंच जाता है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है लगता है कि ये फ्लोर आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन तभी वो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने यहाँ पर एसिल और उसके साथ रेडियो क्लैन के लोग होते हैं। सू यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए एसिल पे अटैक कर देता है और कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एसिल यहाँ पर उसको रोकने को कहती है हमारे किंग को इस फ्लोर पर आने के लिए काफी समय लगा था, तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि आप यहाँ पर इतनी जल्दी पहुंच जाओगे, और वो भी बिना किसी शैडो सोल्जर के लिटिल मोनार्क। इनफैक्ट कि पिछली बार आप यहाँ पर नहीं आ पाए थे। वेल पिछली बार से क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। सू कहता है लास्ट टाइम। एसिल कहती है नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अब एसिल यहाँ पर अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मैं यहाँ पर रेडियो क्लैन जो कि यहाँ पर सबसे पावरफुल है उसकी सबसे बड़ी बेटी एसिल हूँ और मैं आपका फाइनल स्टेज में स्वागत करती हूँ। सू कहता है वेट क्या ये ऑलरेडी खत्म हो गया? मेरे को लगा कि यहाँ पर और भी स्टेजेस होंगे। एसिल कहती नहीं हमारे बाद यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है। वेल इससे ऊपर एक स्टेज है जिसको कि डीमन किंग का स्टेज बोला जाता है, लेकिन हमारे क्लैन के सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बाद उस स्टेज को एलिमिनेट कर
दिया गया। फर्स्टली आपको यहाँ पर डीमन कासल में आने के लिए कांग्रेचुलेशन। और आखिर आप हमें बैंकेट के लिए ज्वाइन क्यों नहीं करते मेरे फादर, आई मीन द हेड ऑफ रिडोरू क्लैन, उन्होंने आपके लिए काफी बड़ी दावत रखी है। सो कहता है तुमने कहा कि ये आखिरी स्टेज है, तो आखिर वो क्या है? एसिल बताती है कि वो गेट है जो कि आपको आउटसाइड द स्पेस ऑफ डीमन कासल ले जाएगा। सो कहता है एक गेट, तो इन चीजों को गेट्स बोला जाता है। तो ये एक दरवाजा है जो कि दूसरी दुनिया की तरफ खुलता है। सू यहाँ पर जाने लगता है। एसिल कहती है वेट, तुम ऑलरेडी जा रहे हो, लेकिन वो दावत का क्या? सू कहता है मैं नहीं जानता कि तुम डीमंस क्या खाते हो, लेकिन अल्कोहल पीने के लिए मैं यहाँ पर काफी यंग हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। एसिल कहती है वेल फिर मैं तुम्हें अगली बार मिलती हूँ। लेकिन तभी एसिल यहाँ पर कुछ नोटिस करती है और अपने मन में रोने लगती है और कहती है उस मोनार्क ने भी यहाँ पर वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो यहाँ पर कभी नहीं आया। वेल वो यहाँ पर जिन्वो की बात कर रही है। डीमन कासल को निगलेक्ट हुए यहाँ पर काफी साल बीत चुके हैं और हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर स्टैचू को बिल्ड करने के लिए बुलाया गया। मैं यहाँ पर हमारे लिटिल किंग को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कहता है तुमने कहा कि तुम रिडोरू क्लैन की एसिल हो, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये सुनने के बाद एसिल यहाँ पर स्माइल करने लगती है और कहती है ऑल राइट, मैं भी आपसे बाद में मिलती हूँ। अब सू यहाँ पर गेट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम अभी भी ओवर नहीं हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं गेट के अंदर यहाँ पर काफी सारी एंड्स सू का इंतजार कर रही होती है। सू यहाँ पर एंड्स को देखने के बाद कहता है दोबारा से कमजोर मॉन्स्टर्स। हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर काफी सारी एंड्स को मार तो देता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारी बड़ी एंड्स आ जाती है। सू कहता है आखिर ये बड़ी एंड्स कहाँ से, और वो यहाँ पर भी भाग रहा होता है। सू यहाँ पर एक एंट को मारता और तभी यहाँ पर एक और एंट आ जाती। भले ही एंट यहाँ पर इजी टारगेट हो, लेकिन इन एंट से यहाँ पर लेवल अप काफी जल्दी होता है। सू यहाँ पर कहता है थैंक्स टू दिस मेरा लेवल यहाँ पर काफी जल्दी बढ़ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं सू का लेवल यहाँ पर 94 हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं इन एंट से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, शायद मुझे यहाँ पर बॉस के रूम में जाना चाहिए जो कि यहाँ पर उस डोर के पीछे है। हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर इस रूम में आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर बीरू को नोटिस नहीं कर पाता। ये रूम यहाँ पर काफी बड़ा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं क्योंकि इस रूम में जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर काफी बड़ा है। क्या यहाँ पर ये अकेला मॉन्स्टर है? लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर रो क्यों रहा है? वेल यार यहाँ पर बीरू रो रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं बीरू यहाँ पर रोते रोते ही सू पे अटैक करता है, लेकिन बीरू यहाँ पर अपने कोई भी हिट सू को नहीं करता। वो यहाँ पर अपने सारे अटैक्स को इधर उधर मार रहा होता है, लेकिन तभी सू काफी तगड़ी किक बीरू के पेट में मारता है। बीरू यहाँ पर अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन वो यहाँ पर रुक जाता है। सू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो यहाँ पर एक और पंच बीरू के मुंह पे मारता है। हम यहाँ पर देखते बीरू यहाँ पर एक और बार अपने पंजों से सू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी बीरू यहाँ पर रुक जाता है। सू यहाँ पर एक और पंच बीरू के पेट में मारता है और अब तो सू भी यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो चुका होता है। बीरू यहाँ पर काफी दूर जाता है और वो अपने आप को हील करने लगता है और एक बार फिर से वो यहाँ पर सू की तरफ अटैक कर देता है और ऐसा यहाँ पर काफी बार चलता है। सू यहाँ पर कहता है आखिर ये एंट क्या कर रहा है? बीरू तो यहाँ पर रो ही रहा होता है, लेकिन तभी बीरू यहाँ पर एक काफी तगड़ी रोड करता है। मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया और वो यहाँ पर गिर जाता है। सू कहता है थैंक गॉड, ये काफी अच्छी बात है। हम यहाँ पर देखते हैं सू को यहाँ पर लेवल अप हो जाता है। ये एंट यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब थी। उस एंट ने एक बार भी मेरे पर अच्छे से हिट नहीं किया, इनफैक्ट वो काफी बार हेजिटेट कर रहा था। उसने यहाँ पर मेरे को काफी बार ओपनिंग दी थी, थैंक्स टू दैट इसी वजह से मैं उसको हरा पाया। वेल यार तूने उसको नहीं हराया सू। लेकिन तब हम देखते हैं सू के पीछे यहाँ पर एक और गेट ओपन हो जाता है। सू कहता है एक और गेट? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं और आगे तक लेवल अप कर सकता हूँ, क्या इस बार मैं घर जा पाऊंगा? हमें पर देखते हैं सू का लेवल यहाँ पर 91 हो चुका है। हम देखते हैं सू यहाँ पर इस गेट से बाहर आता है और इस बार यहाँ पर उसके सामने काफी सारे जायंट मॉन्स्टर्स होते हैं। हम देखते हैं सू यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता और कहता है क्या ये गेम अब खत्म हो जाएगी? सू यहाँ पर काफी तेजी से इन मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है, लेकिन तभी एक ड्रैगन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर सू के ऊपर अटैक करता है। सू इसको हमले को डॉज करता है और उसे काफी तगड़ा पंच मारता है, लेकिन तभी सू के पीछे से एक जायंट उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सू यहाँ पर उसकी तलवार को ही तोड़ देता है। इसके बाद भी जायंट अपने मुक्कों से सू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सू यहाँ पर उसको एक ही हमले में हरा देता है। सू जैसे ही नीचे आता है उसके ऊपर यहाँ पर 2 बियर्स अटैक कर देते हैं, जिनकी रेड कर रहे होते हैं ग्रीन ऑप्स। ग्रीन ऑप्स यहाँ पर सू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सू काफी इजीली इन लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे ऑप्स आ जाते हैं जो कि सू पे डायरेक्ट हमला करते हैं, लेकिन सू इनके हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी एक ऑप यहाँ पर ड्रैगन को लेकर आ जाता है। सू इस हमले से बच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे ऑप्स बहुत सारे ड्रैगन को लेकर आ जाते हैं। सू कहता है तो ये लोग आसमान में फाइट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक रेड ऑर्क को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन की रेड कर रहा होता है, लेकिन तभी सू इसको खत्म कर देता है और इसके साथ सारे ऑर्क्स को भी। सू यहाँ पर इनमें से एक ड्रैगन के ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर आते हैं स्टोन जायंट्स। हाँ, ये वही पत्थर खाने वाले एलियंस है। इनके लीडर कहते हैं कि हाँ अभी पूरे 30 साल हो चुके हैं, मैंने अपने सोल्जर को इंटरनल स्लम्बर की दुनिया में ज्वाइन नहीं किया है। ओनली 2-10 कमांडर लेवल वही इस गेम को खेल सकते हैं और ये फैक्ट है कि मैं इस गेम में खेलने के लिए अलाउड हूँ। इसका मतलब कि यही है कि मैं एक एक्सीलेंट वॉरियर हूँ। भले ही तुम लिटिल मोनार्क होगे, लेकिन तुम मेरी ताकत को नहीं झेल पाओगे। लेकिन तभी सू उसको एक पंच मारता और कहता है क्या तुम कुछ कह रहे थे? और देखते देखते सू इनकी पूरी स्टोन आर्मी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी सू को यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स महसूस होता है। वो यहाँ पर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता और कहता है आखिर ये क्या है, इतना खतरनाक फोर्स? ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक फोर्स से मेरे को दबाया जा रहा है, शायद ये फोर्स वहीं से आ रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं आसमान में टस्क को, जो कि यहाँ पर अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। सू कहता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो डार्क नाइट है और वो एंट, उन लोगों के आसपास भी बिल्कुल सेम शैडो रिपल्स थे। इसका मतलब कि जिन मॉन्स्टर के पास रिपल्स होंगे वो यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर्स होंगे। हम देखते हैं सू यहाँ पर फोर्स से पूरी तरीके से जमीन में गड़ चुका होता है और वो कहता है अगर मैं इसको हरा पाया। लेकिन तभी यहाँ पर 3 ड्रैगन्स आ जाते हैं। सू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ये ड्रैगन्स भी यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए सू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी सू एक ही बारी में इन तीनों ड्रैगन्स को हरा देता है और अब यहाँ पर वही ऑर्क्स आ जाते हैं
अपने ड्रैगन के साथ। सू कहता है मैं सबसे पहले बेकार दिखने वाले को खत्म करूंगा। सू यहाँ पर टस्क की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सू यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। टस्क यहाँ पर काफी बड़ा जायंट मेटेरॉइड बनाता है और वो यहाँ पर सू के ऊपर अटैक कर देता है और यार इस अटैक से यहाँ पर ये पूरा पहाड़ी गायब हो जाता है। सू ये देखने के बाद काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। टस्क कहता है कि एक्सीलेंट, अब मेरे पास यहाँ पर मेरा कैन है तो ये एक्सप्लोजन और भी बढ़िया लग रहा है। सू तो यहाँ पर अभी भी शॉक में ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं सू यहाँ पर काफी ब्रूटली इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है और जब वो यहाँ पर इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है तब यहाँ पर आते हैं जायंट। ये स्टोन मॉन्स्टर कहता है लिटिल किंग क्या आपको सच में लगा था कि आप मेरे को ऐसे अटैक से हरा पाओगे? वो ये बोलता है कि सू उसके पेट में एक और तगड़ी किक मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जीमा को, जिसको कि हम काफी टाइम बाद देख रहे हैं। जीमा कहता है किंग की आर्मी ज्वाइन करने के बाद मैं अपना सर झुकाकर इतना आगे तक बढ़ा हूँ। दूसरे लोग भले ही मुझे भूल गए होंगे, लेकिन इस बार मैं एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा और अपने किंग के लिए अपनी लॉयल्टी को दिखाऊंगा। जीमा यहाँ पर काफी तगड़ा अटैक सू की तरफ करता है, लेकिन सू यहाँ पर सभी अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। सू कहता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स आते रहे तो मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ इनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी पावर को और अच्छे से कंट्रोल करना होगा, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ बिना किसी वेस्टेज के, ताकि मैं इस मॉन्स्टर्स की आर्मी को हैंडल कर सकूं। सू यहाँ पर अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और यहाँ पर कोई भी शैडो उस पावर को सहन नहीं कर पा रहा होता। बाकी मॉन्स्टर्स यहाँ पर सू की पावर के रिलीज से ही मर जाते हैं, लेकिन टस्क यहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन टस्क यहाँ पर रियलाइज नहीं करता कि सू यहाँ पर उसके पीछे आ चुका है। सू कहता है अगर चीजें ऐसी खत्म होंगी तो ये काफी बोरिंग होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है मुझे दिखाने के लिए तो गेट लॉस्ट। सू यहाँ पर काफी तगड़ा पॉइंट टस्क को करता है और यार इस पन से टस्क का गेम ओवर हो जाता है। हम देखते हैं सू ने यहाँ पर इस लेवल के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और उसकी बॉडी से यहाँ पर एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। सू कहता है मेरे स्टैट्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन इतनी बार फाइट करने के बाद मैं अपनी पावर को यूज करने के लिए काफी बेटर हो गया हूँ। लेकिन तभी सू यहाँ पर आसमान में कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं ग्रैंड मार्शल बिलियन को, जो की यहाँ पर सू का नेक्स्ट अपोनेंट है। सू बिलियन को देख के समझ जाता है कि बिलियन यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर है। सू कहता है इनफैक्ट ये एंड से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम ही बात कर सकते हो, मैंने सही कहा ना? इससे पहले कि हम फाइट स्टार्ट करें मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर मैं अभी तक जितने भी मॉन्स्टर से लड़ा हूँ उनका आखिर परसेंटेज कितना है? बिलियन कहता है कि अगर तुम डीमन कासल के मॉन्स्टर्स को हटा दो तो तुमने तब भी 3000 में से सिर्फ 1 आर्मी से फाइट करी है, जो कि आज यहाँ पर आए थे। सू कहता है कि मेरे को लगा मैंने तुम्हारे जैसे काफियों को खत्म कर दिया है, लेकिन लगता है कि मैं तुम्हें डिफीट करने के बिल्कुल भी क्लोज नहीं आया हूँ। सू यहाँ पर एक गहरी लंबी सांस लेता है, लेकिन उसके हाथ यहाँ पर कपकपा रहे होते हैं। वो कहता है ऑलराइट चलो शुरू करते हैं, लेकिन बिलियन यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए कहता है माय लिटिल किंग आप यहाँ पर एक यंग मैन के रूप में बड़े हो गए हैं। लेकिन तभी सू यहाँ पर बिलियन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम लोग मुझे बार बार लिटिल किंग क्यों बुला रहे हो? क्या ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे को इस दुनिया में लाया गया है? बिलियन यहाँ पर काफी सू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सू कहता है आखिर तुम उसमें लिटिल क्यों जोड़ रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तभी बिलियन यहाँ पर सू के पीछे आता है और अपनी चाबुक वाली स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन सू इस अटैक को डॉज कर लेता है। सू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है? हम यहाँ पर देखते हैं बिलियन की स्वॉर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी हो चुकी होती है। सू यहाँ पर उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक चाबुक में बदल सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सू का हाथ यहाँ पर बिलियन की स्वॉर्ड में फंस जाता है। सू कहता है ये वेपन भले ही बड़ा है, लेकिन इसको रोकने के लिए सिर्फ मुझे अपने हाथ से पकड़ना होगा। और तभी सू यहाँ पर काफी तेजी से बिलियन के ऊपर अटैक कर देता है। बिलियन यहाँ पर थोड़ा हैरान था, लेकिन वो यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सू कहता है अगर तुम अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए करोगे तो तुम अपने स्टमक को विजिबल छोड़ दोगे। और ये कहती सू यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच बिलियन के पेट पे करता है, लेकिन बिलियन वहाँ से गायब हो जाता है और काफी ज्यादा दूर हो जाता है। सू कहता है लगता है इतना सिर्फ तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं होगा। अगर हम ऐसी फाइट करते रहे तो हमारा पूरा दिन यहीं पे चला जाएगा। तुम्हें जगह के मास्टर नहीं हो, है ना? दैट्स राइट, ये बंदा यहाँ का रियल बॉस नहीं है। सू यहाँ पर आसमान की तरफ देखता और कहता है जो रियल एनिमी है। और हम यहाँ पर देखते हैं आसमान में काइसल को। वेल ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इसके ऊपर आखिर कौन है। जिन्वो यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सू यहाँ पर काफी घबरा जाता है क्योंकि जिन्वो के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक मारा रिलीज हो रहा होता है। जिन्वो यहाँ पर अपने डैगर्स को निकालता है और खड़ा हो जाता है। सू में देख के काफी हैरान होता है और कहता है डैगर्स ये यहाँ पर पहला एनिमी है जो कि यहाँ पर एक ह्यूमन की तरह दिखता है। शायद बातें करके हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सू कहता है एक्सक्यूज मी। जिन्वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। सू कहता है ये मेरे जवाबों का आंसर नहीं दे रहा, लेकिन तब हम देखते जिन्वो के पीछे गेट ओपन हो जाता है। सू कहता है गेट अपीयर हो गया, इवन तो कि मैंने अभी तक एनिमी को हराया भी नहीं, तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये मेरी लास्ट बैटल है। मैं घर जा सकता हूँ अगर मैंने सिर्फ इसे हरा दिया। सू यहाँ पर काफी तेजी से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है और हम यहाँ पर बाप बेटे का एक काफी अच्छा क्लैश देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो यहाँ पर डैगर से काफी सारे अटैक करता है, जिससे कि सू के फेस पे कट लग जाता है। सू यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। सू कहता है ये ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है, ये काफी इनक्रेडिबल है, इसी के साथ ये काफी पावरफुल भी है कि सारे अटैक्स परफेक्ट और सटीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि उसने अपनी टेक्निक पे कितना काम किया है। उसने यहाँ पर अपने हर मूव पर काफी अच्छा काम किया है। आखिर तुम्हें ये सब पाने के लिए कितना आगे तक जाना होगा? आखिर तुमने कितनी बैटलफील्ड और फाइट्स को लड़ा है इन ऑर्डर टू बिकम दैट स्किल्ड? हमें पर देखते हैं सू की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। सू कहता है भले वो ताकतवर हो, लेकिन मैं उसको अपने आप को हराने नहीं दे सकता। मेरे स्टैट्स अपने पीक पर पहुंच चुके हैं और मेरी करंट कॉम्बैट स्किल इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस फाइट को हैंडल कर सकती है। इवन कि इस बंदे की स्टैट्स मेरे से
ज्यादा हाई हो, मेरे पास एक चांस है। लेकिन तब हम देखते हैं जिन्वू यहाँ पर एक ही बारी में सू के गाउटलेट के काफी सारे टुकड़े कर देता है। सू का गाउटलेट यहाँ पर टूट जाता है और उसके हाथ यहाँ पर कप आने लगते हैं। सू कहता है भले ही वो मेरा एनिमी है लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इफ ओनली अगर मैं उसको जितना ताकतवर हो पाया। सू यहाँ पर एक और तगड़ा पंच करता है लेकिन जिन्वू यहाँ पर उसको इजीली डॉज कर लेता है। जिन्वू यहाँ पर सू के सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या तुम्हें ये गेम खेलने में मजा आया? सू यहाँ पर काफी हैरान होता है, उसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिन्वू कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव थी। सू कहता है ये वॉइस डैड। जिन्वू यहाँ पर सू को गेट की तरफ धक्का देते हुए कहता है तुम्हें अभी और भी आगे तक जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू की आंखें यहाँ पर स्कूल में खुल जाती है और वो यहाँ पर अपने क्लासरूम में होता है। सू कहता है ये काफी अजीब सपना था, शायद से मैं आजकल कुछ ज्यादा गेम खेलने लगा। मैं यहाँ पर एक वियर्ड डंजन में घूम रहा था और वहाँ पर मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था और जो फाइनल बॉस था वो मेरे डैड थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है आखिर ये क्या है, आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर घर नहीं जाने वाले? मैं यहाँ पर क्लासरूम को लॉक करने वाली हूँ। सू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद हम स्कूल बिल्डिंग की छत पर देखते हैं जहाँ पर होते हैं टिग्रिस और बैरू। जिन्वू कहता है आर्किटेक्ट ने जिस सिस्टम को बनाया था उसके रिमेनिंग इंटरनल नंबर के दुनिया में रह गए थे और उनका यूज करना एक काफी अच्छा आइडिया था। लेकिन तभी इग्रिस कहता है मेरे किंग क्या ये अच्छा रहेगा अगर हम लिटिल मुनार की उनकी पावर वापस लौटा दे? वो यहाँ पर इस टेस्ट को काफी बार दे चुके हैं लेकिन ये पहली बार था जब वो यहाँ पर आप तक पहुँचे और मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है। जिन्वू कहता है अगर सिर्फ मैं अपनी ताकत पे भरोसा करता तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन किंग को हराने के लिए काफी रहता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं जीते? नो मैटर कि तुम कितने भी ताकतवर हो, अगर विक्ट्री गारंटीड नहीं है तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। एक ताकतवर ओपोनेंट से बिना किसी प्लान के लड़ना एक बेवकूफी है और यही सही है और ये इसके लिए काफी जल्दी है और मैं ऐसी आशा करूंगा कि किसी दिन ये सीख जाएगा अपनी पावर को सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना। इवन कि अभी वो यहाँ कुछ भी नहीं जानता है लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पर उन दरवाजों को खोलेगा जो कि उसको चैलेंजेस तक लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर बीरू को देखते जो कि यहाँ पर सू की बनाई हुई ड्राइंग को देख के अभी तक रो रहा है। मेरे पास आज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे अपनी फैमिली को डिनर के लिए लेके जाना चाहिए? इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज में चल रहा होता है कि हवांग डोंगसू और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है और आज यहाँ पर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिससे कि ये आसपास के इलाकों में फैल सकता था। बट 52 फायर ट्रक्स और 800 फायर फाइटर्स ने इस मिशन को पूरा किया। हम यहाँ पर देखते हैं बेक यूनो को जो कि यहाँ पर भी एक फायर फाइटर है लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास कोई बंदा आता है जो कि उसको पानी की बोतल देता है। बेक कहता है ये काफी ठंडा है, ये बंदा कहता है कि गुड लक। हम यहाँ पर देखते हैं संग इलवान को जो कि यहाँ पर भी थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। बेक कहता है कि कैप्टन यहाँ पर काफी अमेजिंग है, अभी कुछ देर पहले ही हमने इतना मुश्किल मिशन पूरा किया है और इसके बावजूद भी इनके पास काफी एनर्जी है। आई होप कि मैं इनका जैसा कभी बन पाऊंगा। लेकिन तभी बेक कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ आसमान में दिख रहा है। संग इलवान कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एक एयरप्लेन है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर एक कंपनी को देखते हैं जहाँ पर कोई बंदे बात कर रहे होते हैं। ये पूरी तरीके से ठीक है लेकिन तभी ये बंदा कहता है कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी मैनेजर कहता है हमारी कंपनी के वीआर गेम के लिए आपको एक टाइटल डिसाइड करना होगा ताकि हम उस गेम को रिलीज कर सके। लेकिन ये जो बंदा होता है ये मैनेजर की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? और हम देखते हैं ये तो है अपना जिनो। जिनो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है एवरीवन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, द बेबी इज 6 मंथ ओल्ड। सभी लोग यहाँ पर जिनो को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप फाइनली फादर बनने वाले हो। जिनो कहता है तो चलो हम अपने वीआर गेम का नाम ब्यूटीफुल वर्ल्ड रखते हैं। क्या जिनो कहता है क्या इस गेम के लिए परफेक्ट टाइटल नहीं है? आफ्टर ऑल हमारी सारी गेम प्लेयर को एक ब्यूटीफुल वर्चुअल दुनिया प्रोवाइड करती है। ये सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर जिनो पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं सर प्लीज आप इस बारे में दोबारा सोचो क्योंकि हमारी कंपनी का फिट इस गेम के ऊपर डिपेंड करता है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक घटिया नेम है। अब जिनो यहाँ पर सोचने लगता है क्या मैं नेम देने में इतना बुरा हूँ? तो शायद मुझे जिन्वू से पूछना चाहिए कि मेरे को अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। जिनो कहता है तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास अब एक ऑफिशियली इन्वेस्टर है। इनफैक्ट वो यहाँ पर गेम की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है, द फेमस चोन जोंग इन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस गेम में इन्वेस्ट करेंगे। हमें पर देखते हैं जिनो को जो कि यहाँ पर एक कवर पर होता है और इसी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इन्हीं आर्टिकल्स को देख रहा होता है और कहता है क्या यहाँ पर और भी आर्टिकल्स नहीं है? लेकिन इसके सामने वाला जो बंदा होता है वो कहता है अभी तक तो हमारे पास नहीं है लेकिन फ्यूचर में और भी होंगे। वेल ऑफ कोर्स ये है जिनो के फादर चो जोंग इन। कहते हैं उसको मैंने काफी अच्छी पोजीशन दी थी लेकिन उसने सब कुछ रिजेक्ट कर एक गेम की कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन अगर इन सबको अलग रख के देखा जाए तो मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने के लिए काफी उत्सुक हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर आसमान में देखते हैं एक गेट को और ये गेट यहाँ पर किसी मोनार्क के द्वारा खोला गया लग रहा होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेट्स और हंटर एसोसिएशन हुआ करती थी। लोग यहाँ पर गेट्स के फियर में जिया करते थे और वो ये चाहते थे कि गेट्स कभी भी ओपन ना हो और इन गेट्स को क्लियर करने के लिए हंटर जाया करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं एक बंदे को जो कि कहता है हेलो मैं हंटर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। फोन पे जो बंदा होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि संग को यहाँ पर मत भेजा करो। ये बंदा कहता है सर मुझे माफ करना, शायद मैं जब रेड टीम को फॉरवर्ड कर रहा था तब मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई। क्या आप थोड़ा शांत रह गए, मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है? फोन पे जो बंदा होता है वो कहता है अभी शांति गई तेल लेने, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में यहाँ पर कोई भी ना मरे, लेकिन आखिर तो इस वीक हंटर को मेरी टीम में क्यों भेज रहा है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहता है कि ये मर जाए और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाए? अगर तुमने इसको मेरे पास दोबारा भेजा तो मैं क्विट कर दूंगा। और अगर आप फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि आखिर उनको कैसी जॉब चाहिए तो उनके सिर्फ यही 3 जवाब होंगे, एक फेमस हंटर या फिर एक एम्प्लॉय ऑफ मेजर गिल्ड और हंटर एसोसिएशन का एम्प्लॉय। ये बंदा कहते हैं कि नो मैटर कि आप कहीं भी चले जाओ लेकिन आपको इन्हीं जॉब्स को करना है। दिस मिस्टर संग, इसका नाम है जिन्वू। हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर जिन्वू की डिटेल्स को देखने लगता है। ये की रैंक का
का हंटर है और माना लेवल अगर किसी इंसान के सबसे कम हो सकता है तो वो इसके अंदर है। अगर तुम इसके स्टैट्स को देखो तो ये काफी डिफरेंट है एक नॉर्मल सिविलियन से। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इतनी बार इंजर्ड कैसे हो सकता है। ये तो एक चमत्कार है कि ये अभी तक जिंदा है। आखिर उसे इतनी चोट लगती रहती है तो वो आखिर एक हंटर की जॉब क्यों ही कर रहा है? क्या कोई स्पेशल रीजन है? ओ तो उसकी मदर को इंटरनल समर की बीमारी है और उसकी छोटी बहन अभी भी हाई स्कूल में है। वो अभी 26 साल का है तो इसका मतलब वो मेरे से 16 साल छोटा है। ये बंदा अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है, सर क्या हमें मिस्टर संग को क्विट करने के लिए सीरियस एफर्ट नहीं लगाने चाहिए? ये बंदा कहता है कि हमने पहले ट्राई कर रखा है। आखिर तुमने हंटर एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन किया? ये बंदा कहता है कि बिकॉज ऑफ द न्यूज जो कि मैंने बचपन में देखी थी, और ये न्यूज उस हंटर के बारे में से जो कि अपने फेलो हंटर्स को बचाते हुए उस गेट के अंदर ट्रैप हो गया। पहली बार में तो मैं काफी क्यूरियस था। ये हंटर अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं ताकि ये लोगों की जान बचा सके, लेकिन आखिर उन्हें कौन बचाएगा? अगर उनकी मदद कोई नहीं करने वाला तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता था कि मैं जो भी कर सकूं वो सब करूं ताकि किसी भी हंटर की जान ना जाए, और उस टाइम मैंने यही डिसाइड किया था। ये बंदा कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि मिस्टर संग क्विट कर दे या फिर तुम उनकी मदद करना चाहते हो? ये बंदा कहता है कि लगता है कि मैं उसको एडवाइस देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। ये बंदा कहता है क्या? यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिनकी हाई रैंक है लेकिन वो हंटर बनना पसंद नहीं करते बिकॉज वो पैसों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। कैसा रहेगा कि तुम उन लोगों को कन्विंस करो हंटर बनने के लिए जो कि हंटर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ये बंदा देखता है कि ये तो एक बी रैंकिंग की हीलर है और एक हाई रैंकिंग हीलर, और हम जानते हैं कि ये है जूही, और इसी बंदे ने यहाँ पर जूही और जिनवू को एक टीम में डाला था और इसके बाद से सारी स्टोरी शुरू हुई। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं सुहू को, जो कि यहाँ पर इस लड़की से रॉक पेपर सीजर में हार जाता है। ये लड़की कहती है कि ऑलराइट अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें मेरा बैग कैरी करना होगा। लेकिन तभी सुहू यहाँ पर आसमान में देखने लगता है। लड़की कहती है आखिर क्या बात है, आखिर तुम आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? सुहू कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम यहाँ पर आसमान में काइसल को उड़ते हुए देखते हैं जहाँ पर चाहिन भी होती है। चाहिन कहती है ये व्यू देखिए मेरे को काफी समय हो गया। जिनवू, और हम यहाँ पर देखते हैं जिनवू यहाँ पर चाहिन के लिए एक नेकलेस को लेकर आया होता है। जिनवू कहता है कि ये हमारे 16th यूनिवर्सिटी का गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम यहाँ पर पहले घर जाओ चाहिन, और मैं यहाँ पर तुम्हारे बाद आ जाऊंगा। चाहिन यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिनवू भी उसको स्माइल पास करता है। इसके बाद हम देखते हैं चाहिन यहाँ से चली जाती है। जिनवू यहाँ पर आसमान में ही रुक जाता है और तभी उसके सामने ये गेट ओपन होता है। लेकिन तभी इस गेट से आवाज आती है, उन्होंने कहा कि उसके पास एक काफी खतरनाक एबिलिटी है, समनिंग टेरिबल मॉन्स्टर फ्रॉम अदरवर्ल्ड। और हम यहाँ पर देखते हैं जिनवू यहाँ पर अराइज कहकर अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर दोबारा से डंजन के अंदर आते हैं जहाँ पर हम सुहू को देखते हैं जो कि दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, बार बार बॉस मॉन्स्टर्स को हराना और उनसे आगे अपना लेवल अप करना। वॉइस मुझे बार बार खड़े होने को कहती है, गेट अप, ये मेरा आखिरी चांस है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े नहीं रह सकता एंड डू नथिंग फॉर एवर। अगर मेरे ताकतवर होने की कोई भी संभावना है तो मैं उन चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हूँ, और वो चैलेंजेस जो कि इस गेट के आगे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी पूरी सोलो लेवलिंग खत्म होती है, और ये हमारी पहली सीरीज है जिसको कि मैंने पूरा कंप्लीट किया है। लेकिन तुम कह सकते हो कि सोलो लेवलिंग यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इसके बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक जिसका कि ऑलरेडी सीजन 1 आ चुका है, तो मैं उसको भी कवर करने वाला हूँ। और चैप्टर के एंड में यहाँ पर नरेटर की तरफ से काफी लंबा चौड़ा नोट है। अगर तुम्हें इसे पढ़ना है तो तुम वीडियो को रोक के इसे पढ़ सकते हो। तो हाँ तो यार अब मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में एक ऊपर से बातें बता देता हूँ। आई एम डैम श्योर कि तुम इसे जरूर लाइक करोगे। तो यार देखो सीरीज के एंड में आते आते जिनवू के पास यहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं। इस वजह से जिनवू यहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकता है। वेल ये तो हो गया पहला रीजन, लेकिन एक और रीजन है। जिनवू यहाँ पर आउटर बीइंग से लड़ने गया है, और ये आउटर बीइंग कौन है? तो देखो कई सारी दुनियाएं हैं जिनके अंदर काफी सारे एब्सोल्यूट बीइंग्स है। तो देखो जो जिनवू वाली दुनिया है उसके अंदर जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो मर चुका है, तो बाकी दुनिया वाले एब्सोल्यूट बीइंग यहाँ पर इस वाली दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं। तो जिनवू यहाँ पर उन्हीं लोगों से अभी अकेले फाइट कर रहा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एब्सोल्यूट बीइंग यहाँ पर कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो इसी वजह से जिनवू यहाँ पर सुहू को बार बार ट्रेन कर रहा है ताकि वो यहाँ पर एब्सोल्यूट बीइंग से मिलकर लड़ सके और अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुम सभी से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।